Hi guys, so we are going to start chapter 75 of M. Lakshmikant Indian Polity, and this is the last new chapter of 6th edition. There are total 6 new chapters and this is the 6th chapter. So yay! Okay, and we are going to study about coalition government in this chapter. और ये इमोजी मैंने क्यों यूज किया है ये मत पूछना, होता है ना, जिंदगी के कुछ सवालों का जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ता है. So let's start the video. So the chapter starts with meaning of coalition government, जो हम सबको I think almost पता है, but अगर हम लोग देखें कि ये word का origin कहाँ से था, then the term coalition is derived from the Latin word coalitio, which means to grow together. Okay, and that is why coalition government है क्या? जब कुछ parties मिलकर एक government बनाती हैं तो उसको coalition government बोलते हैं. और इसीलिए ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड कोलिशियो से लिया गया जिसका मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर, क्योंकि यहाँ लोग टुगेदर आते हैं. Okay, and this government usually occurs in modern parliaments when no single political party can muster a majority of votes. अगर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी ऑफ वोट्स ले आएगी तो वो लोग कभी कोलिशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हर गवर्नमेंट की अपनी आइडियोलॉजीज होते हैं, अपनी हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपने एजेंडाज होते हैं. तो किसी को खुद से कोलिशन में जाना नहीं होता, लेकिन अगर मेजोरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं तो फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आकर एक मिलजुल कर गवर्नमेंट बनाते हैं और उसी को कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है. Next is, what are the features of coalition governments? So this has been very well summarized by J.C. Johari, and some prominent features of coalition government are that coalitions are formed for the sake of some reward, material or psychic. Okay, so कुछ reward चाहिए होता है उनको, material या psychic. I mean कोई भी government अगर एक major political party के साथ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनके साथ आकर अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उनका अपना कुछ आइडिया होता है उसके पीछे कि हमें ये फायदे चाहिए, तो उसके लिए ही वो लोग साथ में आते हैं. And the keynote of coalition politics is compromise, and rigid dogma has no place in it. Now, because यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज एक साथ मिलकर आते हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ का जो बेसिस है वो कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पार्टी अपनी मनमर्जी चला नहीं सकती, क्योंकि किसी एक की गवर्नमेंट है नहीं. तो यहाँ पे रिजिडिटी चलती नहीं है, सबको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है. और एक जो फीचर है दैट इज प्रैग्मेटिज्म एंड नॉट आइडियोलॉजी इज द हॉलमार्क ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पार्टी नहीं है और हर पार्टी का अपना आइडियोलॉजी होता है. करेक्ट. तो यहाँ पे जो लोग साथ में मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं उनका बेसिस आइडियोलॉजी नहीं होता, उनका बेसिस प्रैग्मेटिज्म होता है. लाइक द प्रैक्टिकल काइंड ऑफ डिसीजन जो उस समय में उन्हें फायदा लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट में हुए तो हमें ये फायदा होगा, अगर हम गवर्नमेंट के बाहर रहे तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे. उसके लिए ही लोग कोलिशन गवर्नमेंट में जुड़ते हैं. और दो तरीके के कोलिशन आपको देखने को मिलेगा. एक होता है प्री पोल कोलिशन, जो इलेक्शन के पहले ही अनाउंस किया जाता है. तो ये थोड़ा एडवांटेजियस होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब लोग वोट करने जाते हैं तो उनको उसके पहले से पता होता है कि ये पार्टी मिलकर इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं. तो अगर कोई पार्टीज है जिनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा कि वो इस बार अकेले मेजोरिटी में आ पाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन के पहले ही कि मैं साथ में इनके आ रहा हूँ. और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बिहार का. इसमें नीतीश कुमार के पार्टी ने लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी के साथ कोलिशन किया था, आरजेडी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल. और उसके बाद गवर्नमेंट बनाई और फिर बाद में नीतीश कुमार ने कोलिशन अपना तोड़ लिया था. तो आप देखिए ऐसा भी होता है. तो ऐसा किया था, प्री पोल कोलिशन हुआ तो वोट्स क्या हुए कि अभी बाद में ये थोड़ा अपॉर्चुनिस्ट बोला गया था नीतीश कुमार को. वैसे ही इज नॉट अ बैड सीएम, लेकिन उनको, क्योंकि जब आप प्री पोल एक कोलिशन अनाउंस करते हैं तो आप उसका फायदा उठा चुके होते हैं इलेक्शन में. करेक्ट. क्योंकि जो आरजेडी वाले वोटर्स भी हैं उन्होंने भी आपको वोट किया, तो उसके बाद अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको लोग ऑब्वियसली अपॉर्चुनिस्ट बोलेंगे. तो ये एक फायदा होता है अगर आप प्री पोल कोलिशन करते हैं. सेकेंड जो चीज है वो है पोस्ट इलेक्शन यूनियन. वो होता है कि इलेक्शंस हो गए, उसके बाद जब किसी को मेजोरिटी मिली नहीं
तो फिर ये लोग खुद में बातचीत करके कि ठीक है अब सरकार तो बनानी होगी, तो फिर जिसके पास होता है ना, खुद में बातचीत करके कुछ पार्टीज मिलजुल के फिर गवर्नमेंट बनाती है। तो ये होता है पोस्ट इलेक्शन यूनियन। इसमें है कि सारे पार्टीज ने अपने अपने कॉन्फिडेंस वाले एरिया से ही वोट्स जीते हैं, और उसके बाद क्योंकि मेजोरिटी में नहीं आ पाया कोई, तो मिलजुल कर सरकार बना रहे हैं। तो ये दो तरीके के कोलिशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो अगर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में देखें, तो शुरुआत के जो 4 लोकसभा इलेक्शंस हुए थे हमारे देश में, दैट वाज इन 1952, 1957, 1962 एंड 1967। इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, वो अकेले ही लाई थी। तो उनको कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था गवर्नमेंट बनाने में। उसके बाद 1969 में कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुआ। इसमें इंदिरा गांधी ने अपना एक अलग कांग्रेस आर करके बनाया था, ठीक है, और जो ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी थी वो कांग्रेस ओ बन गई थी। तो कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो गई थी। और ये जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी की, कांग्रेस आर वाली, इन लोगों ने सरकार बनाई थी छोटे छोटे पार्टीज का सपोर्ट लेके, सीपीआई, डीएमके एक्सेट्रा, ठीक है। फिर 1971 में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनी बाय कांग्रेस, और 1977 से ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स का सिलसिला है ये शुरू होता है। तो अब हम देखेंगे टेबल में कि कैसे कैसे कोलिशन गवर्नमेंट्स हमारे देश में आई थी। तो आप देख सकते हैं पहला जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो 1977 टू 79 का है। प्लीज लुक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड, ठीक है। तो 1977 से 79 में जनता पार्टी जो थी वो मेन पार्टी हुई थी, और इसके प्राइम मिनिस्टर थे आपके मोरारजी देसाई, ठीक है। जो मतलब कोलिशन है वो उसको जनता पार्टी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए आप कितने सारे पार्टनर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। 1979 और 1980 में आप देखिए फिर से जनता पार्टी सेक्युलर एक आई है, और प्राइम मिनिस्टर थे चरण सिंह, ठीक है। फिर 1989-90, ये काफी छोटे, ये 1979-80, और मतलब आपको दिख रहा है कि ये जो 1979-80, 1977-79, ये जो शुरू के जो 3 बने हैं, इनफैक्ट 3 नहीं, शुरू के सारे ही 6 जो बने हैं, ये सारे ही तुरंत गिर गए थे। मतलब इनका कोalition टिका नहीं, होता है ना, फूट आ गई। फिर मतलब आए तो टुगेदर आए तो, लेकिन फिर फूट आ गई, टूट गया गवर्नमेंट, ठीक है। और यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोलिशन गवर्नमेंट्स का, कि इनकी स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी इशू होती है, ठीक है। तो देखिए आप 1977-79 में मोरारजी देसाई लेकर आए, फिर 1979-80 में चरण सिंह थे, 1989-90 में वीपी सिंह थे जनता दल के, और इनके कोलिशन को नेशनल फ्रंट बोला गया था। फिर 1991 में आप देख रहे हैं जनता दल, सोशलिस्ट और समाजवादी जनता पार्टी ये लेकर आई थी, और चंद्रशेखर थे प्राइम मिनिस्टर। फिर 1996 में 1997 में यूनाइटेड फ्रंट कोalition गवर्नमेंट आई थी, जिसमें एच डी देवे गौड़ा थे प्राइम मिनिस्टर। फिर 1997 और 1998 में यूनाइटेड फ्रंट फिर से कोalition गवर्नमेंट उठ के आई, आई के गुजराल बने इस बार प्राइम मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिलसिला है कोलिशन गवर्नमेंट्स के शुरू के, जो ये जो पीरियड है एक्चुअली 1977 से जो शुरू होता है, ये काफी अनसर्टेन सा एक पॉलिटिक्स गया है इस बीच में, और सरकार बनती है गिरती है, बनती है गिरती है वाली सिचुएशन है। तो ये आप देख सकते हैं बीच में आई थिंक एक ही पीरियड है जब थोड़ी शांति थी, दैट वाज फ्रॉम 1980 टू 89, ये थोड़ी शांति थी, फिर वो वापस से एक एक साल में गवर्नमेंट गिरी है। ओके, इनफैक्ट 1998 ना, आई थिंक सबसे लाइक टैलेंटेड बट होता है ना, अच्छे टाइमिंग के साथ नहीं आए थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी सरकार गिर गई थी। आई थिंक ही वाज अ वेरी लाइक talented prime minister of our country, who had done great job for the country. And I do not support any particular political party, so please do not think that I'm supporting a political party. I like that person in particular, Atal Bihari Vajpayee sir. He had really done a great job. You can go and search for him and see the Wikipedia page. You'll get the idea why I'm telling this. ओके, एंड 1998 टू 1999 में आप देख सकते हैं कि बीजेपी लेड कोalition थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने ये, लेकिन ये एक साल में गिर गई। फिर से 1999 2004 में अभी इस बार इनके अलायंस को बोला गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यही नाम अभी है। जो बीजेपी लेड अलायंस होती है उसका यही नाम होता है, एनडीए। इसमें फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे।
और उसके बाद 2004-2009 में कांग्रेस लेड कोalition आया, यूपीए जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें मनमोहन सिंह बने थे प्राइम मिनिस्टर, जो कंटिन्यूअस फिर से 2 बार बने थे। 2009-2014 में भी फिर से कांग्रेस लेड आपका गवर्नमेंट आई थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें भी मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 2014-2019 जो लास्ट इलेक्शन था वो एनडीए लेड है, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे। फिर 2019 टिल डेट जो अभी चल रहा है वो अगेन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो चल रहा है। एंड नरेंद्र मोदी सर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री राइट नाउ। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2014-2019 का पीरियड है उसमें टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है उन्होंने एनडीए 2018 में छोड़ दिया था। इनका कहना था कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, इनको प्रॉमिस किया गया था कि आंध्र प्रदेश को कुछ दिया जाएगा। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप लोगों को याद है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो ये कुछ डिस्प्यूट हुआ था जिसकी वजह से तेलुगु देशम पार्टी ने छोड़ दिया था एनडीए 2018 में। और इस बार भी इनफैक्ट 2019 में शिवसेना ने एनडीए छोड़ दिया इन नवंबर 2019। तो ये सब चलता रहता है कोalition गवर्नमेंट में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखिएगा तो 2009-2014 की आप एक बार देखिए, जो यूपीए 2 थी उसमें आप देख सकते हैं कि जो डीएमके है, फिर आपका तृणमूल कांग्रेस है, तो ये लोग यहाँ भी हैं। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एनडीए का जो इसके पहले अलायंस था, ये लोग 99-2004 अगर आप देखो तो ये लोग वहां भी दिखेंगे। तो बेसिकली दे आर की जो भी मेन पार्टी है आगे, उनके साथ ये लोग मिलके अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। नेक्स्ट आर द मेरिट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो अगर हम मेरिट्स की बात करें तो मोर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर कहा जाता है इसको। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे कुछ खास यहाँ पे मेरिट्स दिखाई नहीं देते। लेकिन जस्ट फॉर राइटिंग एन एग्जाम अगर हम सोचें तो थोड़ा पुश करके अगर हम कुछ मेरिट्स निकाल सकते हैं तो वो ये है कि मोर रिप्रेजेंटेटिव वो इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके आती हैं, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्योंकि लोगों ने ही चुना है उन लोगों को, तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, मोर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर हो गया, क्योंकि डिफरेंट आइडियाज के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उठकर आए हैं। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ने वोट दिया होगा। इसीलिए हमें लगता है कि ये मोर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर होता है कोलिशन गवर्नमेंट। दूसरा है कि कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स होता है। यहाँ पे क्या है कि किसी एक की मनमर्जी चलेगी नहीं, यहाँ पे आपको सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा वो कंसेंसस बनाना पड़ता है। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो इतनी इजी नहीं है, क्योंकि लीडरशिप किसी एक पार्टी की नहीं होती, यहाँ पे सबको मिलके करना पड़ता है। इसीलिए आपको सबको कन्विंस करना पड़ेगा। थर्ड अगर मेरिट देखें तो इट स्ट्रेंथेन्स द फेडरल फैब्रिक, क्योंकि वही एग्जैक्टली अगर आप मोर रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट को थोड़ा ब्रॉड करके सोचे तो सिंपल वही चीज है कि फेडरल फैब्रिक को भी स्ट्रेंथन करती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। आप देखो रीजनल पार्टीज जो हैं किसी किसी स्टेट्स के, तो उन सब का भी आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाता है कोलिशन गवर्नमेंट में। तो वो लोग रीजनल जो इश्यूज हैं उसको उठाएंगे। तो एक तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है, क्योंकि स्टेट्स की भी विचारधारा अभी सेंटर में ज्यादा कंसीडर की जाएगी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। फोर्थ जो है, इट रिड्यूसेस द टायरनी ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द डिस्पोटिक रूल। आई थिंक दिस इज वन सिग्निफिकेंट मेरिट जो हम बोल सकते हैं कोलिशन गवर्नमेंट का, कि ये किसी भी पर्टिकुलर पार्टी, अगर एक पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी में रहती है तो एक तरीके की टिरनी हम देख सकते हैं, एक ऑटोक्रेसी आ जाती है, डेस्पोटिक रूल आ जाता है, मन मर्जी चलाते हैं वो लोग। तो वो चीज थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तो आई थिंक ये एक मेरिट है जो मुझे भी सही लग रहा है। ठीक है, reduces the tyranny of government, despotic rule. Next, if we can look into the demerits of coalition government, तो काफी सारे demerits हैं as obvious। पहला तो सबसे पहला है अनस्टेबल और प्रोन टू इंस्टेबिलिटी। जैसा कि हमने देखा कि शुरुआत के 7 जो गवर्नमेंट्स थे वो 1 साल अराउंड चले थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अनस्टेबल होता है कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि इनमें क्या है, जरा से भी झिकझिक हुई तो बस अब दे उनका एक ही है कि वो लोग थ्रेटन करते हैं कि आप ये बात नहीं सुनोगे हमारी तो हम निकल जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। और इसी की वजह से जो यहाँ पे आप देखोगे हमारे देश में जो है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है।
तो उनका क्या है कि ऑब्वियसली वो पोस्ट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट होता है तो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी सबको खुश करना पड़ता है। तो वो जो एक लीडर है, जो एक जिसका वॉइस सबसे ज्यादा मैटर करना चाहिए, वो वाली चीज नहीं रहती है। क्योंकि यहाँ पे फिर एक नाम भी दिया गया कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये लोग सुपर प्राइम मिनिस्टर्स हो जाते हैं या अल्ट्रा प्राइम मिनिस्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की वॉइस एक्चुअली में सबसे पावरफुल रहती नहीं है तब। देन थर्ड पॉइंट इज कि जो कैबिनेट होती है हमारे देश में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी माना जाता है हमारे देश में, जो एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है, वो होती है हमारी कैबिनेट। तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन सेम पॉइंट कि क्योंकि कोalition पार्टनर्स हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों को खुश रखना पड़ेगा। और इसीलिए जो स्टीयरिंग कमेटी होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है कोalition पार्टनर्स को, उन्हीं को सुपर कैबिनेट बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल डिसीजन तो वही होता है। क्योंकि अगर वो लोग सारे कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे तो डिसीजन फाइनल रूप लेगा ही नहीं। सो दैट इज वाई दे आर टोल्ड एज सुपर कैबिनेट। और एक चीज होता है कि छोटी छोटी पार्टीज भी जो होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिमांड करने लगती हैं। कि होता है ना, जितनी उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, उससे ज्यादा वो डिमांड करने लगते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अरे अगर 5 लोग भी हैं और अगर वो निकल गए और मेजोरिटी से कम हो गई तो सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए वो लोग, वो होते हैं ना किंग मेकर्स, कि मैंने आपको राजा बनाया, आपको मेरी सुननी पड़ेगी, तो वो वाली चीज हो जाती है। फिर आपका है लीडर्स ऑफ रीजनल पार्टीज ब्रिंग इन द रीजनल फैक्टर्स। जो मैंने आपको कहा था कि जो रीजनल पार्टीज के लोग हैं, वो रीजनल फैक्टर्स को उठा के लाते हैं। और यही रीजन है, आप देखिए हमारे जो अभी के लास्ट 2 गवर्नमेंट्स हैं, जैसे टीडीएम ने छोड़ दिया पहले वाले 2014 टू 2019 में जो गवर्नमेंट थी, उसमें तेलुगु देशम पार्टी निकल गई 2018 में। अभी शिवसेना निकल गई। तो ये चीज होता रहता है, इनको लगता है कि इनके रीजनल अगर आप इंटरेस्ट को पूरा नहीं करोगे तो फिर ये लोग निकल जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। आई मीन अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखते हैं तो हमारा फेडरल फैब्रिक स्ट्रेंथन होता है। लेकिन अगर इसका नेगेटिव साइड देखते हैं तो ये लोग इतना फोकस्ड होते हैं रीजनल इश्यूज पे कि इनको ये समझ ही नहीं आता कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट है, एंड दे शुड थिंक एज इंडिया, नॉट एज आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और समथिंग। सो ये एक चीज है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ कोalition गवर्नमेंट इज जनरली क्वाइट लार्ज। अभी ये सबको खुश करने के चक्कर में क्या है, सबको मिनिस्टर बनाते रहते हैं। तो इसकी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और इनफैक्ट एक मतलब थोड़ा जोक भी बनाया गया था, जब एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी 1999 में। तो उसमें 70 से ज्यादा मिनिस्टर्स थे, और उसलिए उसको जंबो मिनिस्ट्री बोला जाता था। और एक्चुअली क्या है कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आप बना दोगे तो फिर पोर्टफोलियोज असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज इतने काम, इतने डिपार्टमेंट्स आप कहाँ से लाओगे, है ना। और फिर वो डिवीजन हो जाता है तो फिर अच्छे से काम नहीं होता, बिकॉज देर आर सम वेरी की डिपार्टमेंट्स जो एक साथ मिलके काम करना ही जरूरी है। आप अगर सबको एक एक छोटू 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 दोगे तो फिर काम करने में मुश्किल हो जाता है। और एक चीज है कि ये लोग ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, सब बोलते हैं नहीं अगले वाले की गलती है। तो ये एक चलता रहता है। और हम लोगों के पार्लियामेंट में देखिएगा, 2 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करते हैं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज की जो पार्लियामेंट के जो वर्किंग बॉडी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी से चलती है। तो वहां पे जो भी ये लोग हैं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है सबकी सहमति से लिया जा रहा है, हम सब साथ खड़े हैं। दूसरा एक होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर मिनिस्टर की अपनी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गिवन द असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिम। अगर आपको कोई डिपार्टमेंट दिया गया है तो अगर उस डिपार्टमेंट में जो भी फॉल्ट आता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सरकार उस चीज का ब्लेम लेगी तब वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगी। लेकिन ये दोनों ही चीजें पैरेलली चलती है। तो ये एक इशू होता है कोलिशन गवर्नमेंट में, क्योंकि वहां पे अगर खुद की भी गलती हो तो सामने वाला विल से कि नहीं नहीं, हमें तो सपोर्ट नहीं मिला इसीलिए ऐसा हो गया, या उस पार्टी ने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया। So they play blame games and they escape from both collective and individual responsibility. So बस चैप्टर यही खत्म होता है। और अगर आप मसूरी की वादियों में घूमना चाहते हैं, वहां पे ऐसे जैकेट और मफलर पहन के शाहरुख खान की तरह वॉक करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखते रहें। और मैं बहुत सारी चीजों पे काम कर रही हूँ, प्रीवियस पेपर्स के वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं। तमिलनाडु हिस्ट्री क्लास 12 मॉडर्न इंडिया चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बहुत सारे वीडियोस हैं। तो आप प्लीज जाइए, सारे वीडियोस देखिए, और एक दिन आप भी ऐसे वॉक कर सकते हैं। अंटिल देन,
Thank you for watching the video. Bye bye.